Hello everyone. Welcome back to my channel UPSC Feeds once again. Today we are going to solve the paper like SFG 2026 level 1 का जो टेस्ट पेपर 1 था, ठीक है, उसका सोल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो लास्ट डे मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बोला था कि SFG की टेस्ट सीरीज़ मतलब जो हमारी UPSC 2026 प्रीलिम्स की तैयारी होती है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ होते हैं, बट पर्सनली व्हाट आई लाइक इज़ SFG। सो आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल द वीडियोज़ ऑफ SFG फ्रॉम टेस्ट 1 टू जो भी लास्ट वाला टेस्ट होगा, ठीक है, वहाँ तक पूरा अपलोड करूँगी। So, stay consistent with my channel if you want your preparation ready and also give your preparation an edge. Okay. So yeah, without any further ado, I would like to start a video. But really ये टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी होती है, तो आप अगर आपके पास टाइम नहीं है वैसे सॉल्व करने का, तो आप मेरे साथ इन वीडियोस को रेफर करो, ठीक है। स्पीड को आप पेसअप कर सकते हो, साथ में देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं भी पढ़ने वाली हूँ इस टेस्ट पेपर को, और बेसिकली मैंने सॉल्व वॉल्व नहीं किया है, मैं डायरेक्टली अभी पढ़ूंगी। एंड उसके बाद जो है एक नोट्स बना लूँगी इससे, कि बाद में अगर इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो मेरी गलत नहीं हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Okay, the very first question here is Citizenship Act 1955 deals with the determination of citizenship on or after. तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो ये एक्ट हमारा Citizenship Act 1955 ये डील करता है किससे, डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जब आपको मिलती है तो कब से, मतलब समझो आप, आपका एक टाइम होता है कि मतलब उसमें मतलब आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बेसिकली ये लिखा रहता है कि ऑन और आफ्टर कब मिलता है, किस डेट से बेसिकली। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, सो दैट टाइम जो चीज़ें हैं मतलब सिटीजनशिप एक्ट वहीं से स्टार्ट होता है कि ये आपकी डेडलाइन है। मतलब बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया प्रॉपर और वो फोर्स में आ गया, उसके बाद जो लोग यहाँ पर हैं, जो बॉर्न हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की गई है। तो जो आपका टाइम लाइन है वो 26 जन 1950 है, बिकॉज आपको पता है इनैक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949। बट जो फोर्स में आया था मतलब कम्प्लीटली, देखो यहाँ पर 5% प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल किए गए थे इंडिया में, और 2 महीने बाद अप्रॉक्स सारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था। तो 26 जन 1950 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Citizenship Act 1955 deals with the determination of citizenship on or after 26 Jan. So basically ये आपका टाइम पीरियड, मतलब ये बेसिकली आपका एक होता है ना कि एक सेट कर दिया जाता है स्टैंडर्ड की, ठीक है, यहाँ इसके पहले जो आया इसके बाद जो आया है, तो ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये विच मार्क्स द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब इसमें आर्टिकल 5 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 5 बोल रहा है सारे लोग वो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 से सारे पर्सन जिनका डोमिसाइल इंडिया में है वो इंडिया के सिटीजन होंगे। और कौन कौन होंगे? जिनका जन्म हुआ है यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। और आइदर ऑफ हूज पेरेंट्स, मतलब दोनों पेरेंट्स में से कोई एक, मम्मी या पापा, वो आपके बॉर्न होने चाहिए इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड तीसरी कंडीशन क्या है? हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आपका इमीडिएटली प्रिसीडिंग, जैसे 26 जन 1950 को आपको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फोर्स में आया, तो ये आपका टाइम पीरियड है। तो इसके पहले जो 5 साल एटलीस्ट रहा होगा, मतलब लगातार जो 5 साल रहा होगा, अगर वो वहाँ इंडिया में लगातार 5 साल है और वो उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसको मिल जाएगा, तो वो एक सिटीजन होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, सो वाइल इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विद रिस्पेक्ट टू while in the Citizenship Act 1955 with respect to acquisition of citizenship by birth and descent in both the cases on or after the 26th day of Jan is mentioned. So basically इसमें बोला है कि ठीक है, birth and descent के through both of the things में ये सारी चीज़ें यहाँ पर mentioned है, और डेट यही दी हुई है 26 day of Jan 26 Jan 1950। ओके, देखो सोर्स क्या है, बेसिकली सोर्स है आपका CDS 2023। तो ये जो क्वेश्चन है ना, कहाँ से पूछा गया? आपका CDS 2023 के पेपर में आया था। ओके, सो एक क्वेश्चन हमारा कितना टाइम लेगा? ओके, अप्रॉक्स 3 मिनट, ठीक है। तो देखते हैं कितना जल्दी हम फिनिश कर पाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन December 9 1946 वॉज प्रिसाइडेड बाय। आपको पता है कि पहला जो सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब आपकी बनती है, उसके बाद जो उसका पहला सेशन होता है वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NCERT की बुक्स में हर जगह लिखा होता है। तो बेसिकली उसको प्रिसाइड किसने किया था? तो अब प्रिसाइड किसने किया था वहाँ पर? जो बिकॉज पहले क्या था, मतलब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो सीनियर होता है बाय द एज उसी को हम बना देते हैं। अगर कोई भी प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं है तो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए हम उनको बना देते हैं। तो सचिदानंदा सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर गया था फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल विच इज़ नाउ नोन एज, जिसको हम सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं अब, ठीक है। सिंस द पार्लियामेंट चेयरमैन प्रेसिडेंट
had not yet been elected. डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर, मतलब ये ओल्डेस्ट थे सब में से, तो इनको जो है टेम्पररी चेयरमैन बना दिया गया था. प्रोविजनल प्रेसिडेंट टू प्रिसाइड ओवर द इनॉग्रल सेशन. ओके, देखो फ्रेंच प्रैक्टिस होती है ये एक, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेसिकली. सब्सिक्वेंटली ऑन 11 दिसंबर 1946 द असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो उसके बाद जब इलेक्शन होता है ना, तो इनको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को. पहले सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बनाया जाता है. तो यही था. वाइल सब्सिक्वेंटली ऑन ये सब हो गया, ठीक है. वाइल जो एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णामाचारी वर चोजन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, ये चीज़ें आप नोट्स बना के रख लो. अब इसमें याद करने वाली क्या क्या चीज़ है. एक तो आपका टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था. सबसे पहली बात तो ये याद कर लो आप कि 9 दिसंबर 1946 को आपका फर्स्ट सेशन हुआ. कहाँ पर हुआ. सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जिसको हम बोलते हैं. टेम्परेरी चेयरमैन किसको बनाया गया था. सचिदानंद सिन्हा. और क्यों बनाया गया. बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट एंड फ्रेंच प्रैक्टिस होती है ये, इसको फॉलो किया गया था. फिर उसके बाद आपका दो दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था. ओके, तो इतनी सारी चीज़ें याद करने वाली हैं. एंड एच सी मुखर्जी एंड सर वी टी कृष्णामाचारी, इनको हम वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. और आप ये भी याद कर लो कि बी एन राव वो जो है लीगल एडवाइजर थे. ठीक है, दिस मार्क द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया. सो ये होता है बेसिकली ये सारी चीज़ें कभी भी किसी भी एग्जाम में आती हैं तो आपकी गलती होनी चाहिए. तो टेस्ट पेपर सॉल्व करने का मतलब यही होता है. ठीक है, ओके. Okay, so we have question number 3 here. With reference to the preamble of the Constitution of India, consider the following. ठीक है, ये सारी चीज़ें. अब ये 6 चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं अप्रॉक्स. इसमें लिखा है how many of the above objective are explicitly mentioned in the preamble of the Constitution of India. So preamble में क्या क्या चीज़ें explicitly, मतलब समझो आप, inherent नहीं पूछ रहा कि उसके अंदर क्या नहीं है. inherent में मतलब क्या होता है कि डेफिनेशन थोड़ी वाइड हो जाती है, तो आप कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो और ज़्यादा. लेकिन जब यहाँ पर explicitly लिखा हुआ है, मतलब कि ओपनली क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली. जैसे आपको preamble याद होना चाहिए, तो इससे आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे. मुझे तो रटा हुआ है पूरा preamble. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular. तो ऐसी चीज़ें मुझे पूरी आपकी प्रियम्बल तो एटलीस्ट आपको रटा होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखो सोशल इक्वालिटी नहीं लिखा, जितना मुझे पता है वो है जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड लिबर्टी, मतलब सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी नहीं है, तो ये काट दो. लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉज लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यस लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है. पॉलिटिकल जस्टिस नहीं, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड, हाँ ये भी लिखा हुआ है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. वेलफेयर नहीं लिखा हुआ है. इक्वालिटी ऑफ आउटकम बिल्कुल नहीं, ये तो वैसे भी रॉन्ग लग रहा है. ठीक है, तो ओनली 3. ओके, देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही भी है. द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेट्स आउट द गाइडिंग आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अचीव. ठीक है, तो मतलब प्रियम्बल बेसिकली क्या है, एक प्रेफेस होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का. तो उससे आप ये पता कर सकते हो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आइडियल्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या हुआ है, प्रियम्बल में लिखा क्या हुआ है, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रैटर्निटी इज ड्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है, तो ये अगर आपको लाइन याद रहेगी प्रियम्बल की, आराम से कर लोगे. तो ऑप्शन 1 गलत हो जाता है. ठीक है, ऑप्शन 2 सही होता है, ऑप्शन 3 सही होता है, ऑप्शन 4 सही होता है, 5 6 गलत होता है. ओके, तो ये प्रियम्बल याद कर लो तुरंत, अभी तुरंत याद कर लो उसको. ठीक है, ओके. एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. एंड क्या लिखा है यहाँ पर, देखो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं. तो ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, ओके. So moving towards the next question, that is question number 4. With reference to the Constituent Assembly of India, consider the following statements. All the members of the Constituent Assembly were indirectly elected by the member of the provincial legislative assemblies. All the members of the Constituent were indirectly elected. Of course, थे indirectly तो थे. नहीं थे. ओके, नहीं थे. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. ऑल लिखा है ना, ऑल जहाँ पर है वो ऑब्वियस गलत होगा, तो ये ठीक है. ओके, सो ऑल सारे नहीं थे. ईच सीट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख पीपल. ओके, 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी हर एक सीट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक सीट जो है 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी. ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी. एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द असेंबली वर ब्रॉडली इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में, चलो हम देख लेते हैं आंसर क्या है. सो सी है यहाँ पर, सेकंड एंड थर्ड राइट है. ओके, सो पहला रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पर ऑल लिखा है, बेसिकली ऑल ऑफ कोर्स, सारे तो नहीं होते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वर एस्टैब्लिश ऑन इन दिसंबर 1946. हमें पता है 9 दिसंबर 1946 को हम एस्टैब्लिश हुआ था, जहाँ पर सचिदानंद सिन्हा थे पहले आपके टेम्प्रेरी चेयरमैन थे. उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं. ठीक है, सो अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, तो ये आपका प्लान आया था कैबिनेट मिशन प्लान, और उसके अंडर में मतलब उसके अंतर्गत ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना है और 9 दिसंबर को फॉर्म होती है. टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इट कंप्राइज मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली. ठीक है, इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स के भी रहते हैं. तो ओके, सो बेसिकली इसमें बोला है कि ऑल द मेंबर,
तो ऑल जब बोल दिया ना तो वहाँ पर प्रिंसली स्टेट का कोई वो ही नहीं है, तो बेसिकली दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। एंड वी कैन ऑल्सो सी समथिंग हियर कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, सबको पता है। ये 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होता है, 26 नवंबर 1949 को ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, हम इसको अडॉप्ट करते हैं। बट ये केम इनटू फोर्स, मतलब ये इम्पोज किया जाता है कब, आपका 26 Jan 1950। ओके, सो कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत है, बिकॉज ऑल द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर नॉट चोजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन by the member of the provincial legislative assemblies. The constituent assembly comprised partly elected थी, ठीक है, partly elected and partly nominated members थे उसमें, ठीक है। सो यू कैन से partly elected, कुछ elected है उसमें से, कुछ nominated members हैं। जिनको डायरेक्टली nominated कौन है, बेसिकली कौन है, वही प्रिंसली स्टेट वाले जो हैं। प्रिंसली स्टेट से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो nominated थे, क्योंकि उनका कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं है डायरेक्ट। ओके, सो दैट्स वाई। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स, तो वही STVPR का जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव जो ब्रिटिश इंडिया के थे उनको ऐसे इलेक्ट किया गया था, वाइल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर नॉमिनेटेड, तो वही मैंने बोला ना कि प्रिंसली स्टेट वाले नॉमिनेटेड थे बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ओके, एंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो 389 थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अब यहाँ पर याद क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली अभी पूरा नहीं पढ़ा, बट ये याद होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये, बेसिक है, बहुत ही बेसिक है ये। 9 दिसंबर ये याद होना चाहिए आपको, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू आया था, ये सब हिस्ट्री में आप पढ़ते हो ऑब्वियस है। और या दिस क्वेश्चन, मतलब ये आपकी क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि अभी कभी भी आता है कि इनडायरेक्ट थे सारे के सारे, तो ऑब्वियस गलत होगा, क्योंकि कुछ वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स भी आए थे जिनको किसी किंग ने, जो वहाँ के राजा थे, वो नॉमिनेट करके भेजा था, तो ऑब्वियस है, ठीक है। ओके, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 थी, ठीक है। 296 जो सीट थी ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी। ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाना अभी आपको ये सब पता ही होगा। आउट ऑफ द 296 सीट फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, 292 वर फ्रॉम द गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ओके, ये सारी चीज़ें आपका जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। ये सारे मतलब डिवीजन फालतू के जो थे। ओके ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 द मुस्लिम लीग मेंबर फ्रॉम द एरियाज दैट बिकेम पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो मुस्लिम लीग मेंबर जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं उसमें से, कॉन्सिक्वेंटली उसके बाद जो है क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है, वो रिड्यूस फ्रॉम 389 से 299 हो जाती है, ठीक है। तो कुछ मेंबर्स जो होते हैं पहले वो जो है कहाँ के रहते हैं, वो पाकिस्तान के रहते हैं, बट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है पूरी तरह से, कुछ होते हैं जो वो बेसिकली मूव ऑन कर लेते हैं पाकिस्तान साइड में, तो 299 हो जाती है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डिक्रीज फ्रॉम 296 टू 229, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो होते हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी डिक्रीज होता है, 296 से 229 हो जाता है, और प्रिंसली स्टेट्स का भी 93 से 70 हो जाता है। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, ऊपर ऊपर एक आइडिया होना चाहिए। सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अभी जैसे उसमें हमने पढ़ा था 20 लाख, तो बेसिकली उसका आंसर ये रफली एट द रेट ऑफ 1 सीट फॉर एवरी 10 लाख पीपल। ओके, सो वही, सॉरी 10 लाख पीपल। सो यहाँ पर 10 लाख लोगों के लिए, मतलब बेसिकली क्या है, एक सीट पे 10 लाख पीपल, मतलब एक सीट पे इतने लोग बेसिकली फाइट कर रहे थे, 10 लाख पीपल पे जितने लोगों को वोट करना था वहाँ पर। Okay, so the composition of the assembly was broadly in accordance with the scheme recommended by the cabinet mission plan. So जो composition assembly को जिस तरह से बनाया गया था वो बेसिकली एक स्कीम थी जो recommend की गई थी cabinet mission plan की, उसी से बनाया गया था। विच प्रपोज, उसने बोला था कि फॉर्मेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उसने बताया था कि इलेक्शन का मेथड क्या होगा, एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे अमंग द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। दस द असेंबली स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन वर डिजाइन एज पर द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेशन। ओके, सो दैट्स इट। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, दूसरा एंड तीसरा सही है। तो ये बेसिकली जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 है उसने बताया था कि आपको कैसे क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है और कैसे उसमें लोगों को इलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें बोला। और यहाँ पर ऑल द मेंबर नहीं हुआ, कुछ प्रिंसली स्टेट्स के भी मेंबर्स थे ऑफकोर्स, ठीक है। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। Consider the following statements. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. The validity of the Parliament of India can place a particular, कोई भी law जो है 9th schedule में डाल सकती है, तो of course डाल सकती है, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर होती है, ठीक है। The validity of law, अच्छा यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है मेरे साथ। The validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. जो वैलिडिटी होती है लॉ पे, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे पास एक एक्ट आता है ना बाद में, आई थिंक केशवानंद कुछ नाम था उसका, कोयलो, IR कोयलो केस, ठीक है, IR कोयलो आता है, कोयलो जो भी है, कोयलो केस। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बोलते हैं कि अब जो भी चीज़ें आप डाल दोगे 9th शेड्यूल के अंदर, ऐसा नहीं है कि उनकी वैलिडिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो चीज़ें 1973 के पहले डाला होगा
ठीक है, उनमें जो है कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, उनमें इंटरप्शन नहीं होगा, उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन जो 1973 के बाद ऐड होते हैं उन सब में होगा, ठीक है। और डेट क्या होती है प्रॉपर? April 24, 1973, ओके। सो यही है। तो पहले से ही द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ, हाँ डाल सकती है। एंड द वैलिडिटी जो लॉ होती है प्लेस्ड इन कैन नॉट बी एग्जामिन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग्जामिन हो सकती है, और लेकिन 1973 के पहले वाली नहीं हो सकती, ठीक है, उस पर कोई मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर होगा वन ओनली। द नाइन्थ शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज होते हैं उसमें, ठीक है। शेड्यूल बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में ये पार्ट बनती है, व्हेन द डॉक्यूमेंट वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार जब उसको हम अमेंड करते हैं। तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर, पार्लियामेंट के पास सारी पावर है, और हैज़ द पावर टू प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट टू गलत इसलिए बिकॉज द मैंडेट ऑफ द नाइन्थ शेड्यूल इज टू प्रिवेंट जुडिशियल स्क्रूटनी, ठीक है। तो मतलब समझ लो आप, नाइन शेड्यूल का मतलब मैंडेट क्या था, क्यों लाया गया था इसको? ताकि हम जुडिशियल स्क्रूटनी से बच सकें, ताकि जो चीज़ें उसमें डाल दी जाएं उस पर जुडिशली कोई भी मतलब जुडिशरी बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे, तो उसमें जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो। वेट, एंड उसके बाद क्या होता है, बट इन अ लैंडमार्क रूलिंग इन IR कोइलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो जो केस होता है, ओके, ये जो केस है आपका IR कोइलो केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल करती है, मतलब वो बोलती है कि सारे लॉज, ऑल लॉज इंक्लूडिंग दोज इन द नाइन्थ शेड्यूल वुड बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे वॉयलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं तो उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा, चाहे जो लॉ हो, चाहे जहाँ आप पुट कर दो, चाहे 9 शेड्यूल में डाल दो, चाहे जहाँ डाल दो, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो वॉयलेट करता है तो फिर वहाँ पर जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेट दैट द लॉज प्लेस्ड अंडर 9 शेड्यूल आफ्टर April 24, 1973 शैल बी ओपन, ठीक है भाई, मैंने बोला कि इस डेट के बाद जितने भी लॉज आप डालोगे शैल बी ओपन टू चैलेंज इन द कोर्ट इफ दे वॉयलेटेड फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 19, 20 एंड 21, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसने पास किया था बोलो आप? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सो किसने पास किया था? ओके, दैट वाज मूव्ड एंड अडॉप्टेड, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ, तो उसके बारे में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में है। ये कब पास हुआ था? आई थिंक ये 1946 में हुआ था, ओके। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं किया था, नेहरू जी ने किया था, एंड दैट वाज रिटन ऑन माय नोट्स। ये बेसिकली लिखा हुआ है एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन वे में कि नेहरू जी ने इसको दिया था, और यहीं से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें लाइक प्रियम्बल वगैरह लाया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी फॉर्म होती है, फिर यहाँ से आता है कुछ चीज़ें। इट एम्फसाइज्ड अपॉन एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, ओके, माइनॉरिटीज़ के बारे में बात हुई थी इसमें। इट डिक्लेयर्ड दैट ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया आर डेराइव्ड फ्रॉम द पीपल, ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, जितनी पावर एंड अथॉरिटी मतलब है इंडिया के पास, वो जो है पीपल से होती है। ऑफकोर्स ये बोला गया था, ये तो बिल्कुल मतलब सही बात है, एकदम 100%। इट वॉज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949, बिल्कुल गलत, मैंने बोला 1946 में आया था, तो ठीक है, देखते हैं ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड भी सही है, ठीक है, ये दोनों गलत है। सो पहला एंड चौथा गलत है, अब देख लेते हैं, ओके। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिफाइन द एम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सो इसमें एम्स एंड एस्पिरेशन दिखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के, एंड इनकैप्सुलेटेड द वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बिकॉज जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 एग्जैक्टली। आई वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर द डेट। सो अब भी देखो क्लियर हो गया, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि ओके 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, सच्चिदानंदा सिन्हा को टेम्प्रेरी चेयरमैन बनाया जाता है, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जो है उनको हम क्या बना देते हैं, उनको बना देते हैं परमानेंट चेयरमैन, ठीक है। फिर 13 दिसंबर को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया जाता है बाय होम, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक स्पीच थी बेसिकली, दैट वाज द स्पीच जो ये देते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, अब उसमें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बोला था, ओके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन, सो ये सबको पता है कि वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है बिकॉज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एम्फसाइज्ड अपॉन एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड। एंड ये चीज़ मुझे नहीं पता थी एक्जैक्टली कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन सब मतलब बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बोला गया था, बट शायद मुझे पता होना चाहिए था। बट अगर मैं मारती तो मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा था। अगर मैं यहाँ पर टिक करती तो मैं सेकंड एंड 3 ये करती, ठीक है, क्योंकि 4 गलत है आपको पता है, ठीक है, फर्स्ट भी रॉन्ग था, तो ये ऑप्शन तो पहले जाता है, ये भी चला जाता है। अब 2 ओनली तो होने से रहा, ठीक है, 3 मुझे पता ही था सही है, तो मैं 2 and 3 लगाती हूँ, ठीक है, ओके। सो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन स्टेटमेंट, सो बेसिकली यही सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्ज्यूमेंट पार्ट एंड डराइव फ्रॉम पीपल, ठीक है। सो जितने पावर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, हमारे पास में, गवर्नमेंट के पास में,
किससे डेराइव्ड है? डेराइव फ्रॉम द पीपल। हम लोग हैं तभी तो उनके पास पावर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द पीपल दे हैव द पावर। सो बेसिकली वो जितनी भी पावर लेता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो डेराइव फ्रॉम द पीपल होता है। ओके, हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और 4 इसलिए गलत है बिकॉज हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पास एंड अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 22 Jan 1947। सो 13 दिसंबर को ये बेसिकली देते हैं अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये बेसिकली जो पूरी तरह से अडॉप्ट किया जाता है वो होता है डेट आपका 1 महीने बाद 22 Jan 1947। चीज़ें समझ में आ रही है ना? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय योर ओन एज वेल। तब चीज़ें पढ़ोगे फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। ओके ओके, देन यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज फॉलोज। क्या क्या है? India shall be a union of erstwhile British Indian territories, Indian state and other parts outside British Indian and Indian associates are willing to be a part of India। मतलब बेसिकली इंडिया जो है जितने भी हमारे पास पहले मतलब आपको पता है कि डिवीज़न होता था, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी होती थी, कुछ को इंडियन स्टेट्स बोला जाता था जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थे जो रूल करते थे। तो वो सारी चीज़ें, तो जो भी इंडिया का पार्ट बनना चाहता है वो इंडिया का पार्ट है। ओके, इंडिया वुड मेक फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही बोल रही थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से प्रियम्बल आया था आपका। ठीक है, सो ये पहले तो ये स्पीच देते हैं, उसके बाद आपका प्रियम्बल इन्हीं के जो वर्ड्स थे उसी में से उठा दिया जाता है। ओके, कुछ वहाँ से उठाया जाता है, कुछ दूसरी कंट्री से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। Okay, the next question is while framing the constitution, the makers of the Indian constitution drew inspiration from various sources। कहाँ से लिया है? तो कहाँ से बेसिकली ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रेरोगेटिव रिट्स कहाँ से लिया है? ठीक है, आई थिंक रिट तो यूके से नहीं लिया गया है। कॉन्करेंट, हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल कनाडा से लिया है। ओके, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया, नहीं। एंड द वेस्टिंग ऑफ द रेजिड्यूरी पावर विद द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, देखते हैं कौन सा सही है। वेट, पार्ट 1 इज करेक्ट। ओके, पहला सही है। अच्छा, पहला सही है। ओके, पेयर वन इज करेक्ट। ओके, चलो ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो है पहला सही है, बाकी सारे गलत हैं। कॉन्करेंट लिस्ट आपका कनाडा से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी यूके से आया होगा, जितना मुझे पता है, जितना मुझे याद आ रहा है। ओके, सो ओनली 1 होगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर। अब देखो क्या आपको पता चला, टेस्ट सॉल्व करने से बेसिकली पता क्या चलता है? ये पता चलता है कि ये चीज़ अब मुझे रटी होनी चाहिए। ये चीज़ नेक्स्ट टाइम अगर मुझसे पूछता है, ये पेपर में आया, तो मुझे मतलब घर जाके आपको इस पर नोट्स बना लो कि ठीक है कौन सी चीज़ें कहाँ से बोरोड हुई हैं, और वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ओके, सो याद कर लेना आप। द मेकर्स, क्या यार, तो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrowed a number of provisions from different countries, but borrowing these ideas was not plain imitation। उसका मतलब क्या है? बेसिकली हमने जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ों को बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोविजन दूसरी कंट्रीज़ के हम लोग उठाए हैं वहाँ से। तो बेसिकली वो एक प्लेन इमिटेशन नहीं है कि जो उन्होंने दिया है बेसिकली हमने वही छाप दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है। हमने अपना भी दिमाग यूज़ किया है। तो हमने क्या किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, नेसेसरी चेंजेस जो हमारी कंट्री के हिसाब से सूटेबल हैं, वैसे हमने बनाया जो चीज़ें हमें सही लगी हैं। सो ईच प्रोविजन वॉज सुटेबली ऑल्टर्ड, ओके, to make it suited to the Indian problems and aspirations। Okay. Pair 1 is correct। The prerogative writs were adopted by the UK। So UK से आपका writs वगैरह लिया है, prerogative writs जो होती हैं। ठीक है, prerogative। ओके, इंपॉर्टेंट प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। ठीक है, ओके। पेयर 2 गलत इसलिए है बिकॉज कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। एग्जैक्टली, आई वाज ट्राइंग टू रिमेंबर कि मतलब ऐसी कोई कंट्री थी, बट काफ़ी दिन हो गया, सो आई फॉरगॉट। ओके, इंपॉर्टेंट प्रोविजन अडॉप्टेड, लेकिन अगर एग्जाम के टाइम पे मतलब जब चीज़ें होती हैं तो ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं जो हम रिवाइज करते हैं, तो गलत नहीं होती। ओके, इंपॉर्टेंट प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जॉइंट सिटिंग लिया गया है, एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके ओके, देन प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। पेयर 3 गलत इसलिए है कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस है ना, ये आपका लिया गया है यूएसए से। ओके ओके, फंडामेंटल राइट लिया गया है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू जो अभी हमने इतनी देर पढ़ा। ठीक है, आईआर कोई लोग केस था उसमें। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि 24 अप्रैल, मतलब रिवाइज भी करते रहते हैं ना साथ में, 1973। इसके बाद अगर कुछ भी चीज़ें उसमें डाली जाएंगी तो वो ओपन होंगी जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है, ओके, किसमें, कौन से शेड्यूल में? 9 शेड्यूल में। ओके, सो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी आपका यूएसए के थ्रू आता है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी आपका यूएसए से बोरो किया गया। पेयर 4 क्या है कि द वेस्टिंग ऑफ द रेजिडुअल पावर विद द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कि जो रेजिडुअल पावर क्या होती है? रेजिडुअल मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी मतलब बेसिकली क्या है, कुछ देखो आपका क्या होता है कि 7 शेड्यूल में कुछ लिस्ट होती है उसमें बेसिकली। ठीक है, यूनियन
स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो जो इन तीनों लिस्ट में नहीं होता है ना, उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल मैटर। ठीक है, तो वो रेजिडुअल मैटर होता है। तो रेजिडुअल पावर किसके पास होती है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो तीनों में नहीं है, कोई ऐसा मैटर है जो तीनों में नहीं है, तो वो उस पर लॉज कौन बनाएगा, उस पर यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो या फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा से आया है आपका। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है वो भी आपको सुप्रीम कोर्ट का यहीं से है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना, ज़रूर याद कर लेना। ये भी याद कर लेना आयरलैंड से क्या क्या लिया है, जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, प्रियम्बल का एग्जैक्ट डिटो लाइन है तो आ सकता है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया गया है। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन डायरेक्टली मत डाल देना, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आएगा तभी। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इलेक्शन आई थिंक इलेक्शन और कहीं से लिया गया है यार, वो यूके वगैरह से। ठीक है, लेकिन ये जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो आपका साउथ अफ्रीका से। और फ्रांस का रिपब्लिक, रिपब्लिक लिया गया हमने, हम बोलते हैं वी आर रिपब्लिक, लाइक वी आर अ रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिकन कंट्री। सो वाई, कहाँ से लिया गया ये सारी चीज़ें, फ्रेंच से लिया गया, फ्रांस से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। ठीक है, क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक से ये सारे क्वेश्चन आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी रादर देन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी रादर देन, ऑफ कोर्स पहला सही है। क्योंकि मतलब जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं वो सुप्रीम है, रादर देन कि पार्लियामेंट जो बोले वो सुप्रीम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ कंट्रीज़ में होता है, दूसरी कंट्रीज़ में होता है, जैसे यूके में। ठीक है, वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि मतलब हम उसको फॉलो करेंगे, या फिर लिखा हुआ है तो वो जो चीज़ें वहाँ पर जजमेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू पास हो जाती हैं वही ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। ठीक है, मतलब उनका ज़्यादा वैल्यू होता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है हम उससे ज़्यादा फॉलो करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट बिफोर द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया केम इनटू एग्जिस्ट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट इन द पोस्ट। ओके, ऑफ कोर्स दूसरा भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन पहले मतलब आया था ना इफेक्ट में, लाइक उसके बाद जो है फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के, हाँ ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कॉम्पोजिशन एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। यस, एग्जैक्टली, बोलता तो है वो पावर। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन वन। ठीक है, केवल एक जो है इसमें से पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा कर रहा है, इंडिया पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कॉम्पो, हाँ तो ये वाला जो है ये एक्सप्लेन कर रहा होगा इसको। अब देखते हैं क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज, हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये सारी चीज़ है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में क्या है, स्टेटमेंट 2 सही तो है लेकिन वो पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यही बोला था मैंने, दूसरा वाला जो है नहीं कर रहा, तीसरा वाला कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट आया तो उससे क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है। ठीक है, कब आया था केम इनटू इफेक्ट, तो बेसिकली ये चीज़ जो एक्सप्लेन नहीं कर रही है, वो कब इफेक्ट में आया था, वो स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रही है पहले वाले को। ठीक है, ओके, तो दूसरा भी सही है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन विल हेल्ड इन द ईयर 1951-52 में होता है अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, until that from 1952-52 the constituent assembly itself functioned as a provisional parliament. The two houses of parliament came into being in 1952. ऑफ कोर्स टू हाउसेस कौन कौन से होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये कब आए थे, केम इनटू बीइंग, कब आए थे केम इनटू फोर्स, 1952 में आए थे, ये सब याद रखना आप। ठीक है, 1951 एंड 52 में पहली बार इलेक्शन होता है। ऐसे मत याद रखना 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो अभी इलेक्शन होने लगा, नहीं। 1951 में पहला 1951-52 2 साल मतलब अप्रॉक्स लगे थे, बिकॉज उस टाइम इतना एडवांसमेंट नहीं था। ठीक है, तो टाइम लगता था। ओके, फिर क्या, आर्टिकल 79 सेज दैट देयर शैल बी पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज होने चाहिए। तो पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, केवल लोकसभा एंड राज्यसभा नहीं होता, प्रेसिडेंट भी आता है। ठीक है, याद रखना, प्रेसिडेंट एक अलग से, यू कैन से, आप ऐसे नहीं इमेजिन कर सकते कि लोकसभा का पार्ट है ये प्रेसिडेंट तो हम उसी में डाल देंगे, नहीं, वो अलग होता है ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। प्रेसिडेंट एक अलग ही पोजीशन है, वो तीसरा पिलर है पार्लियामेंट का। ठीक है, ओके, टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। ओके, even though the constitution came into effect before the first elected parliament came into existence, it does not correctly explain so as to why the authority of the Indian constitution is higher than that of parliament. भले कॉन्स्टिट्यूशन पहले आता है, came into effect before the okay before the first elected parliament came into constitution came into before the first, okay, it does not explain to as to why the authority of the Indian constitution, okay, भले कॉन्स्टिट्यूशन पहले इफेक्ट में आता है लेकिन वो कभी मतलब ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों जो है अथॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा होती है पार्लियामेंट से। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं तो ये जल्दी पढ़ लेना। आर्टिकल 245 क्या बोलता है, वाइज द एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ, ठीक है, कितना एक्सटेंट ऑफ लॉज मतलब क्या लॉज पार्लियामेंट बना सकता है, लेजिस्लेचर क्या बना सकते हैं, तो मतलब सबका डिवाइड है, तो वही आर्टिकल 245 में लिखा हुआ है। ओके।